हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरफराज और मैं आज आपको साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि साइमन कमीशन क्या चीज़ है और ये क्यों आया और इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहले हम अगर साइमन कमीशन को जानने से पहले हम इस बात को जानना ज़रूरी है कि ये आखिर ये कमीशन था क्या चीज़। तो इसकी कहानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मैंटेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो मैंटेगो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के, और जो चैम्सफोर्ड थे उस टाइम वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। तो इसलिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही हिंदुस्तान में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बुनियाद रखी गई थी, और ये इसी एक्ट के थ्रू पहली बार डिवीज़न ऑफ जो पावर, जो सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल पे जो डिवीज़न ऑफ पावर थी उसकी भी बात की गई थी। और इसी एक्ट के तहत ये बात भी कही गई थी कि 10 साल के बाद, मतलब 1919 के बाद 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये इस बात को तय करेगा कि हिंदुस्तान में किन स्ट्रेटजीज़ को, किन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, और जो चेंज हमने इंट्रोड्यूस करी है उस टाइम 1919 में जो की थी, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आने वाले 10 साल में। इन चीज़ों को देखने के लिए कमीशन बनाया जाएगा जो हिंदुस्तान के अंदर किन चीज़ों को लाना है उसके बाद उसका फैसला करेगा। तो इसी बात को लेकर 1927 में एक कमीशन बनाया गया जो जिनको जिस जिनको जिस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1927 में। तो हम लोग देखें कि इस कमीशन में क्या था कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन जो थे। इसके इस जो आपका कमीशन था इसके चेयरमैन थे, और इस जो कमीशन था इसमें कोई भी हिंदुस्तान का मेंबर नहीं था। तो इसलिए हिंदुस्तान के लोग खुश नहीं थे इससे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये सारे अंग्रेज़ हैं और ये हमारे लिए क्या भला करेंगे और ये हमारे लिए क्या अच्छा सोचेंगे। ऐसा कमीशन जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी चीज़ें तैयार करेगा, जो उसके लिए उनके रूल्स सेटअप करेगा, उनको क्या चाहे ये डिसाइड करेगा, और ये अंग्रेज़ हमारी हमारे लिए फैसला करेंगे। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसका विरोध किया गया और जगह जगह इसके खिलाफ। जब लॉर्ड बिर्किनहेड को इस चीज़ की खबर हुई कि हिंदुस्तान के लोग इस कमीशन के खिलाफ हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब इस कमीशन में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, और अगर आप लोग जब चाहो तो आप भी एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो जो हिंदुस्तान के हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को, हर एक क्लास को एक्सेप्टेबल हो। और उसने ये भी कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोग वो ऐसे ड्राफ्ट और ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो हिंदुस्तान के सभी लोगों को जिससे फ़ायदा हो, जो एक्सेप्टेबल हो सभी लोगों को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग ऐसा कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। तो हिंदुस्तान के जो लीडर थे उस टाइम, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और 19 दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन जो होता है वो मद्रास के अंदर होता है। तो उस वक्त जो कांग्रेस का सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे मुख्तियार अहमद अंसारी, जिन्होंने वो जो उसके प्रेसिडेंट थे। तो उस जो सेशन में 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए। एक तो उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन विद साइमन कमीशन, नो कोऑपरेशन। उन्होंने कहा कि कोई कोऑपरेशन साइमन कमीशन के साथ नहीं की जाएगी। और उसके बाद दूसरी बात जो उस मद्रास सेशन में कांग्रेस के सेशन में डिस्कस की गई कि वो टू सेटअप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ने कहा कि एक कमेटी हम बनाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए ड्राफ्ट यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो फरवरी 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन फिर से हिंदुस्तान आता है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जगह जगह मास प्रोटेस्ट होते हैं, ब्लैक फ्लैग्स उनको दिखाए जाते हैं, और साइमन गो बैक का नारा हर जगह लगता है।
और इसी दौरान हर जगह जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो हमारा जो एक लीडर थे लाला लाजपत राय, वो लाहौर के अंदर वो इसी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जेम्स स्कॉट नाम का एक अंग्रेज़ जो वहाँ पे लाठीचार्ज का ऑर्डर करते हैं, तो जिससे हमारे जो लाला लाजपत राय हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ 17 नवंबर 1928 को लाहौर के अंदर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। और उसी साल 28 अगस्त 1928 को जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है वो भी सबमिट की जाती है, बट वो एक्सेप्ट नहीं होती है क्योंकि जिन्ना और नेहरू और कुछ लीडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ वोट कर लेते हैं। तो इसीलिए वहाँ क्योंकि उस जो रिपोर्ट में था वहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और तो जब 28 अगस्त 1928 को जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली जिन्ना वो क्या करते हैं कि उस ड्राफ्ट जो सबमिट किया जाता है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वोट करते हैं और इसीलिए वो सबमिट नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं होती है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और नेहरू एक लीग का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग, उसको बुनियाद रखते हैं। और उसके बाद दिसंबर 1928 को कोलकाता सेशन होता है, और कोलकाता सेशन में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है विद मेजॉरिटी अच्छे वोट्स के साथ। और उसमें एक बात का और भी, जब नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है तो उसमें एक बात भी ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश जो उस टाइम सरकार थी उसको कहा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है विद इन 1 ईयर सबमिट होने चाहिए, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंस जो होंगे बहुत बुरे होंगे, नताइज बहुत बुरे होंगे। तो उसके बाद क्या होता है 1930 में, उस टाइम तक अगर साइमन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की होती है, और 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो अब जो लॉर्ड बिरकिन हेड थे उनके सामने अब 2 रिपोर्ट्स थी, एक तो नेहरू रिपोर्ट भी थी और एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी थी। अब उनको प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने क्या किया, उनने दोनों इसी जो 2 रिपोर्ट्स के नतीजे में क्या हुआ कि दोनों को बुलाया गया। उन्हें कहा कि इस बात पे हम डिस्कस करेंगे, और इसी का जो रिज़ल्ट था वो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 से लेकर 32 में 3 होती हैं। और उस 3 में ये चीज़ कही जाती है कि जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें इस जो साइमन कमीशन और जो नेहरू रिपोर्ट है, दोनों के जो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। और नतीजा क्या होता है कि जो फाइनली हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन के आता है, और उसमें ज़्यादातर पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर पॉइंट्स उस जो है साइमन कमीशन से ही लिए जाते हैं। बट इस जो 1935 एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है, इसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी समझा जाता है। और ये एक पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ था जब 1927 में साइमन कमीशन की बुनियाद रखी गई थी, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान के कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी मेंबर नहीं था, बाकी सारे ब्रिटिश थे। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ उसका रिजल्ट हुआ कि हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे सामने आया, और जो आज भी हिंदुस्तान का, जिसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस समझा जाता है।